हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। होप सो आपके स्क्रीन पे ये दिख रही होगी, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, मतलब कि डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब इस प्रोसेस को पढ़ने के पहले हमें जितने भी आरएनएज होते हैं वो हर आरएनए को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम क्लियर करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, और अगर हमारे चैनल पर आप पहले से क्लासेस करते हैं तब भी आपका मोस्ट वेलकम। अपने कमेंट्स देकर आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसे लगती हैं, और अगर कोई टॉपिक ऐसा चाहिए जो जिसके ऊपर वीडियोस बनानी हैं, रिसेंट में आपके कोई पेपर्स हैं, कोई एग्ज़ाम है, तो उसके लिए वीडियोस बनाए जा सकते हैं। उसे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में एक बार दे दें। नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ आरएनए, यानी कि आरएनए के कितने टाइप्स होंगे, तभी जाकर हम इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है टाइप्स ऑफ आरएनए को लेकर। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ आरएनए अगर हम देखें, यानी कि कितने टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं टोटल, तो टाइप्स ऑफ आरएनए, अगर हम टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करें तो सबसे पहला हमें एक आरएनए मिलेगा जिसे हम कहते हैं आरआरएनए। ठीक है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। इसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए के बाद अब आपको मिलेगा एक जिसे आप कहते हैं टीआरएनए। टीआरएनए, इसका मतलब ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए। इसके बाद आपको पढ़ना है एमआरएनए। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर से एम, मैसेंजर आरएनए। कुछ दो और भी तरह के आरएनए होते हैं जिनका रोल बहुत कम होता है, इसलिए आप इसे नहीं जान पाते। जनरली आप 3 तरह के आरएनए को जानते हैं। 2 और तरह के आरएनए होते हैं। एक होता है एसएन आरएनए। एसएन आरएनए। एसएन आरएनए इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। एक और तरह का आरएनए है, दैट इज एससी आरएनए। एससी आरएनए, ये 2 तरह के आरएनए आप ज़्यादा नहीं देखा होगा आपने। इट इज स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। अब इसमें से अगर कहीं कि मेनली आपको किसके बारे में जानना है सबसे ज़्यादा, तो सारे इंफॉर्मेशन आपको इस राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए के बारे में समझना है। ठीक है, इनका नाम ही काफ़ी है। इसको इसलिए बता दिया कि कहीं अगर आपको एसएनआरएनए बहुत बार आप पढ़ेंगे, कहीं अगर एसएनआरएनए, तो आपके समझ में नहीं आएगा एसएनआरएनए क्या है। इट इज़ एक्चुअली स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इसके अलावा इसके बहुत सारे फंक्शंस के स्ट्रक्चर, इनका रोल, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। ये सब आपको पढ़ना है राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए से रिलेटेड। अब एक लेकर चलते हैं। ये है आपके पास फर्स्ट, दैट इज आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए से रिलेटेड क्या पॉइंट हमें जानने हैं जो कि हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये जान लें कि ये एक ऐसा आरएनए है, इकलौता एक ऐसा आरएनए है जिसके 2 रोल हैं। इसके रोल कितने हैं? इसके 2 रोल हैं, 2 रोल्स हैं। कौन कौन से? एक तो इसका रोल है कि ये स्ट्रक्चर में भी काम आता है, यानी कि इसका एक स्ट्रक्चरल रोल आप देखेंगे। स्ट्रक्चरल रोल, अगर आप पूछे कि स्ट्रक्चरल रोल का मतलब, स्ट्रक्चरल रोल का मतलब वो होता है, यानी कि अगर स्ट्रक्चर बनाने में इसका रोल हो, वो भी है। अगर आप कहेंगे कि किसके स्ट्रक्चर बनाने में इसका रोल है, इसका राइबोसोम के स्ट्रक्चर बनाने में रोल है।
अगर हम राइबोसोम को देखेंगे, सो राइबोसोम में जनरली दो चीज़ें होती हैं। एक, राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए। जब हमने आपको राइबोसोम पढ़ाया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, तब इसका जिक्र हमने किया था। तो राइबोसोम आर मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन्स। बहुत तरह के प्रोटीन्स होते हैं, डिपेंड करता है किस तरह का राइबोसोम है। तो इसमें आप देखेंगे कि आरएनए एंड प्रोटीन से ही बनता है राइबोसोम। तो यहाँ पर तो ये आरएनए इसके स्ट्रक्चरल रोल में काम आ गया, है ना। तो इसका दो रोल, एक तो स्ट्रक्चरल आपको समझ में आया, दूसरा इसका रोल है एज अ कैटलिस्ट ऑल्सो। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह भी ये यूज़ होता है। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे तरह के स्पेशल आरएनए हैं जिनका रोल कैटलिस्ट की तरह भी हो रहा है, जैसे 23S आरएनए आप पढ़ेंगे अभी आगे। तो कहने का मतलब इसके रोल के बारे में आप समझ लें, ठीक है। यानी कि राइबोसोम्स में कुछ आरएनए ऐसे हैं जो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, यानी कि एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक नोट पॉइंट में ये याद रखना है, एक नोट पॉइंट में आपको ये लिखना है, दिमाग में भी रखना है कि ये ऐसा आरएनए है जो राइबोसोम्स का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये देखा, ठीक। अब ये काम वहाँ एंजाइम्स की तरह भी करेगा, यानी कि कैटलिस्ट की तरह भी करता है। तो अब एक चीज़ आप जानते होंगे, एक चीज़ आपने पढ़ा होगा जब आपने एंजाइम्स चैप्टर पढ़े होंगे, आपने ये पढ़ा होगा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। पढ़ा है आपने, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ये 12th का कंटेंट है, तो ज़रूर इसको पढ़ा होगा आपने। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, है ना, कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है। बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ये स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और आपको बताया जा रहा है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ये बात आप जानते हो, लेकिन हम एंजाइम का ही जिक्र कर रहे हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट एक आपको ऐसा एंजाइम बताने जा रहे हैं जो कि एंजाइम है लेकिन प्रोटीन नहीं है। कौन सा? वो है राइबोजाइम। राइबोजाइम, इसको बहुत ही अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा कि राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीनेशियस नेचर का नहीं है, ठीक। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका एक्सेप्शन। नाउ अब आते हैं इस राइबोसोम में, यानी कि आरएनए, राइबोसोम नहीं आरएनए में। तो आरएनए से रिलेटेड और भी क्या क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, आरएनए को आपने क्या बोला, आपने देखा होगा इसके नाम में ही राइबोसोमल आरएनए है ना। राइबोसोमल आरएनए इसके नाम में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि हमने पढ़ा था, जहाँ की क्या था, इसका मतलब हमें वो देखना पड़ेगा। या आरएनए जो आपने देखा, आरएनए, इसके नाम में ही राइबोसोम छुपा हुआ है, इसे हम बोलते ही हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक। तो इससे अब हमें राइबोसोम से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। नाउ ध्यान से देखेंगे। नाउ राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम के बारे में अभी आपको बताया। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होते, इट इज मेम्ब्रेन लेस। इसके पास क्या होता है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, इट इज विदाउट मेम्ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट में भी आपको मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में भी आपको मिलेंगे, एंड यूकैरियोटिक सेल में भी आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, यूकैरियोट्स में भी मिलेंगे। बस डिफरेंस इतना है कि प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में, इसके प्रोकैरियोट्स में ये 70S टाइप का मिलेगा और यूकैरियोट में ये 80S टाइप का राइबोसोम मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम राइबोसोम की बात करें तो किसी भी राइबोसोम को अगर आप देखें तो राइबोसोम में, चलिए हम एक एग्जांपल ही लेते हैं, जैसे कि हम बात करें प्रोकैरियोट्स, ठीक है। कोई भी राइबोसोम की अगर आप बात करें तो उसमें स्मॉलर यूनिट होता है और एक लार्जर सब यूनिट होगा। इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। और इसे आप क्या कहते हैं, लार्जर, दिख रहे हैं, बड़ा भी दिख रहा है ना, लार्जर सब यूनिट, देखने में भी बड़ा दिख रहा है। तो अब ये स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, साइटोप्लाज्म में ये ऐसे ही होंगे। जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी होगी देन दे असेंबल, तब जाकर इनकी असेंबली बनती है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ देखें कि एक्चुअली इस राइबोसोम के, चाहे वो स्मॉलर हो या लार्जर हो, आखिर बना किससे है, तो अगर आप देखेंगे कि इसके इस स्मॉलर में भी, है ना,
आपको दिखेगा कि कुछ प्रोटीन्स है, ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, कुछ प्रोटीन्स है। लार्जर की बात करें उसमें भी आपको दिखेगा कि कुछ प्रोटीन्स है ना, इसमें भी कुछ प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स। और इसके प्रोटीन के अलावा इसमें एक और चीज़ मिलेगी, वो मिलेगी इसमें कि इसके पास आर आरएनए भी है, आर आरएनए भी है, इसके पास आर आरएनए भी आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये हुआ कि आर आरएनए एंड प्रोटीन को मिलाकर ही राइबोसोम्स बनते हैं, चाहे वो स्मॉलर सब यूनिट हो या लार्जर। अब अगर हम बात करें कि आखिर ये एस का मतलब क्या है, ठीक है, तो एस के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि एस इज, ये जो एस एस बार बार यूज होता है, ये एक्चुअली है स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग कांस्टेंट हम बोलते हैं, स्वेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक। अब ये होता क्या है, एस इसके बारे में लिखी गई है एनसीईआरटी में कि इट इज डायरेक्ट, आपको अगर सेंटेंस लिखता है कि इट इज डायरेक्ट मेथड ऑफ साइज एंड डेंसिटी ऑफ राइबोसोम, आप कहेंगे रॉन्ग, डायरेक्ट नहीं होता है, इट इज इनडायरेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ साइज एंड डेंसिटी डेंसिटी ऑफ राइबोसोम्स, ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। अब इसका भी मतलब हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। देखिए, अगर आप देखेंगे राइबोसोम को तो आप पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स है, जैसे कि अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में आपने कहा कि यहाँ पर तो हमें 70S राइबोसोम मिलेगा, 70S राइबोसोम मिलेगा, ठीक है। तो आखिर 70S है, ये S क्या है, ठीक है। और आप कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोट्स में, ठीक है, 80S राइबोसोम मिलेगा, चलिए ये बात भी मान लिया। अब अगर आप कहें कि प्रोकैरियोट में जो इसका लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है, सब यूनिट, ठीक है, और ये स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, ये होता है 50S एंड 30S, ठीक। उसी तरह से अगर हम यूकैरियोट को देखें तो इसमें जो लार्जर सब यूनिट होगा एंड स्मॉलर सब यूनिट होंगे, ये होता है 60S एंड 40S। अब ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप सोच रहे होंगे कि ये एस क्या है और 30, और सबसे पहली तो चीज़ आप यहाँ अरिथमेटिक सम कर रहे होंगे कि 50S प्लस 30S को करने के बाद तो 80S आता है ना। यहाँ पर 70 क्यों लिखा हुआ है, अगर हम देखें तो 60 प्लस 40 को अगर हम देखें तो ये तो 100 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 80S क्यों लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो चीज़ आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर ये स्वेडबर्ग यूनिट है, जब ये अरिथमेटिक सम को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि ये अरिथमेटिक सम है ही नहीं, तो आप कहेंगे कि फिर ये क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक अगर आपने देखा होगा या अपने स्कूल में आपने सेंट्रीफ्यूगेशन करता हुआ देखा होगा, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है उसमें टेस्ट ट्यूब या एपेंड्रॉफ ट्यूब डालकर हम रोटेट कर देते हैं, रोटेशन पर मिनट ऐसे साइकिल पर सेट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 1500 पर मिनट पर वो रोटेट करेगा तो 1 मिनट में 1500 साइकिल उसकी रोटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें उसके सेटलमेंट को देखा जाएगा कि कितने देर के बाद वो सेटल हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है सेटल होने में। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 1S की वैल्यू क्या है, एक्चुअली जो 1S की वैल्यू आती है, 1S की जो वैल्यू है 1S इज इक्वल टू 10 टू द पावर -13 सेकेंड्स। अब आई थिंक आपको बात समझ में आ जाएगी, है ना, अब आपको बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली होता क्या है। सो 1S इज इक्वल टू 10 टू द पावर -13 सेकेंड है। अब आप मल्टीप्लाई कर लें और समझ लें। देखिए, जैसे कि अगर हम जब इस लार्जर सब यूनिट को, इस यानी कि प्रोकैरियोट से हमने क्या किया, राइबोसोम निकाला, राइबोसोम निकालकर उसको हमने देखा कि वो कितने देर में सेटल हो रहा है, तो उसको हमने देखा कि ये तो 70 इंटू 10 टू द पावर -13 ले रहा है सेकेंड सेटल होने में।
तो ये हो गया 70 और ये है S। ठीक, इसके स्मॉलर सब यूनिट को हमने देखा कि जब इसका जो ये लार्जर सब यूनिट है ये कितना टाइम ले रहा है, तो जब हम देखेंगे तो ये ले रहा है 50 इंटू 10⁻⁻13। तो 50 तो 50 है ही इसके लिए S यानी 50S। हमने स्मॉलर सब यूनिट को देखा कि 30 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड ले रहा है ये, इसका मतलब ये 30 तो है ही और ये आ गया S 30S। इसी तरह से आपके पास यूकैरियोट से आपने राइबोसोम निकाला, यूकैरियोट से जब आपने राइबोसोम निकाला उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आपने देखा, तो आपको ये पता चला कि यूकैरियोट का टोटल जो राइबोसोम है यानी लार्जर और स्मॉलर सब मिलाकर एक असेंबली में जब आपने उसकी सेटलमेंट देखी कि कितने देर में वो सेटल हो रहा है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एक्चुअली उसकी क्या है, सेटल कहना गलत वर्ड होगा, सेडिमेंटेशन उसकी कोफिशिएंट क्या है, तो आपने देखा कि वो 80 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड्स है। अब ये हो गया S और ये 80 आ रहा है। ठीक है, इस लार्जर सब यूनिट को देखा तो 60 इंटू 10⁻⁻13 तो 60S हो गया। इसमें आपने देखा तो 40 इंटू 10⁻⁻13 इसका मतलब 40S हो गया। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस S का मतलब क्या है और क्यों हम अरिथमेटिक सम नहीं करेंगे। ठीक है, यही था इस S का वैल्यू जिसको बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होती है, वो अरिथमेटिक सम करने लगते हैं और अगर नहीं समझ में आता तो बस वो रट लेते हैं। एक्चुअल इसका कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, नाउ अब हम आगे चलते हैं और आगे आपकी कहानी क्या है कि प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स कैसे होते हैं। सो प्रोकैरियोट्स में जब हमने देखा तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होंगे और उसमें आरएनए का जिक्र हम कर रहे हैं एक्चुअली कि हम, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही है आरएनए को लेकर। तो प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखें, प्रोकैरियोट्स में तो इसमें हमें 70S टाइप के राइबोसोम मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में ही मिलेंगे। ठीक है, और इसका लार्जर के लिए हम L लिख रहे हैं, स्मॉलर के लिए S लिख रहे हैं। लार्जर सब यूनिट इसकी क्या होगी? 50S एंड स्मॉलर सब यूनिट होगी 30S। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन्स प्लस आरएनए। तो ये बना हुआ है प्रोटीन्स प्लस आरएनए। इसमें अगर हम देखें तो प्रोटीन तो है, ठीक है, प्रोटीन है, प्लस आपने कहा कि आरएनए भी है, आरएनए है। ठीक है, कौन सा आरएनए है? तो इस 50S में अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा, कौन सा आरएनए मिलेगा? मुझे इसमें मिलेगा दो तरह के आरएनए। कौन कौन से? एक मुझे मिलेगा 23, सॉरी गलत हो यहाँ पर, हाँ 23S आरएनए, और एक मुझे मिलेगा यहाँ से, ठीक है, तो 23S आरएनए एंड 5S आरएनए। ठीक है, ये दो तरह के आरएनए मुझे मिलेंगे, यानी 23S आरएनए एंड 5S आरएनए मुझे मिलेगा प्रोकैरियोट के लार्जर सब यूनिट में। अगर हम बात करें कि इसके 30S में क्या मिलेगा, तो ये भी तो प्रोटीन से बना हुआ है, इसमें भी आपको प्रोटीन्स मिलेंगे प्लस इसमें भी आपको आरएनए मिलेगा। अब आप इसमें कहेंगे कि इसमें किस टाइप का आरएनए मिलेगा, तो इसमें मिलेगा आपको 16S आरएनए, 16S आरएनए। ठीक है, अब आपको याद रखना है ये चीज़ें। उसके बाद अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, ठीक है, सो इन यूकैरियोटिक सेल में आपके राइबोसोम्स किस टाइप के होते हैं? आप कहेंगे 80S। और अब आप इसके मीनिंग को समझते हैं। इसका राइबोसोम कहाँ मिलेगा? अगेन साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद इसकी लार्जर सब यूनिट क्या है एंड स्मॉलर सब यूनिट क्या है? लार्जर सब यूनिट है 60S, स्मॉलर है 40S। ठीक है, जो लार्जर सब यूनिट है ये भी किससे बना होगा? अगेन प्रोटीन प्लस आरएनए, प्रोटीन प्लस आरएनए। किस टाइप का आरएनए? तो यहाँ आप कहेंगे कि 28S आरएनए, उसके बाद 5.8S आरएनए और उसके बाद 5S आरएनए। ठीक है, और स्मॉलर सब यूनिट अगेन ये इसमें भी प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन्स प्लस आरएनए। किस टाइप का आरएनए? इसमें मिलेगा 18S आरएनए, 18S। अब आ जाइए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे आपसे।
क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि ऐसा कौन सा आरएनए है विच इज़ कॉमन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। चलिए देखिए, ये आपके पास दिख रही है यूकैरियोट में और यहाँ दिख रही है प्रोकैरियोट्स, है ना। अगर आप देख पाए तो आपको दिखेगा कि ये लार्जर में आपने देखा 5s आरएनए है, इसके पास भी आपने देखा कि लार्जर में 5s आरएनए है। इसका मतलब 5s आरएनए इज कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज इन यूकैरियोट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आई थिंक आपको। ठीक है, तो ये आपको कॉमन दिखा। ठीक, नाउ एक और चीज़, यहाँ पर जो 23s आरएनए आपने देखा, सो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में कॉमन क्या है, 5s आरएनए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आई थिंक आपको, है ना। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब इतनी जब चीज़ें आपने आरएनए के बारे में देख ली, अब हम देखते हैं कि आखिर ये जो आरएनए हैं, है ना, अब आरएनए सिंथेसाइज कहाँ होते हैं। चलिए, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको स्किप नहीं करना है कि हाउ आरएनए इज synthesized इन यूकैरियोट्स। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं और इस अगर नाम को नहीं ध्यान से सुनेंगे तो हमेशा कंफ्यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक यूकैरियोटिक सेल है, बड़ा सा सेल बनाना ज़रूरी है, और यहाँ पर मान लीजिए ये रहा न्यूक्लियस, क्योंकि हमने यूकैरियोटिक सेल बनाया है ना। तो ये रहा, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस। ठीक, अच्छा, अब ये न्यूक्लियस में आपने कहा कि यहाँ पर तो जेनेटिक मटेरियल है, हमें वो बनाना पड़ेगा क्रोमेटिन। जैसे मान लीजिए ये डबल स्ट्रैंडेड इस तरह से डीएनए है, ठीक है, इस तरह से आपको ये डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर वो एरिया विच इज़ इन्वॉल्व इन, अब जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर ये हिस्सा यहाँ से लेकर ये हिस्सा, ये पर्टिकुलर, ठीक है, ये किस में इन्वॉल्व है, ये आरएनए के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। इट इज़ इन्वॉल्व इन आरएनए सिंथेसिस। तो आप इस क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे न्यूक्लियोलस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अक्सर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूक्लियस ये है ना, लेकिन न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर वो साइट, वो एरिया which is involved in rRNA synthesis. So it is involved in rRNA synthesis. तो RNA synthesis जहाँ भी होगी rRNA, वहाँ आप क्या कहेंगे कि वो न्यूक्लियोलस है। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या इसमें मेम्ब्रेन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो वो बस एरिया है। अब जैसे आपका किचन है, अब किचन में अगर कोई कहे कि किचन में तो दीवार है आपकी, बाकी सब रूम से वो सेपरेट है, लेकिन अगर कोई कहे कि किचन में ही एक्चुअली खाना जहाँ बनता है, जहाँ आपकी गैस स्टोव है, तो उसका एक स्पेशल नाम आपने दे दिया। तो उसी तरह से अब उसमें तो आपने दीवार नहीं बनाई है ना, उसी तरह से ये न्यूक्लियस के अंदर वो एरिया है विच इज़ इन्वॉल्व इन आरएनए सिंथेसिस, उसको आपने बोला है न्यूक्लियोलस। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें मेम्ब्रेन होगा अलग से, तो आप कहेंगे मेम्ब्रेन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा न्यूक्लियोलस। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियोलस क्या होता है ना। अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोलस के अंदर कौन कौन से आरएनए बनते हैं, तो जितने भी आरएनए होते हैं वो न्यूक्लियोलस के अंदर ही बनेंगे। ठीक है, और न्यूक्लियोलस के अंदर ये बन जाएंगे और बनने के बाद कैसे आएंगे साइटोप्लाज्म में, यहाँ न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल जाएंगे, यहाँ साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये जब बन जाएंगे आरएनए, तो यहाँ आ जाएंगे न्यूक्लियर पोर के थ्रू। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये होता क्या है, और ये इस तरह के आरएनए के बारे में, आरएनए के बारे में। ठीक, तो आई थिंक अब इससे कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट आपके आरएनए में, यानी कि अभी हमने डिस्कस किया, एक बार एनसीईआरटी बुक को देखते हैं। हमने अभी पढ़ा आरएनए के बारे में, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताई गई हैं चीज़ें, लेकिन इसके में आपने आरएनए के बारे में भी दिया होगा। ठीक है, इसमें कंबाइन एक पैराग्राफ में दिए हुए हैं जितने भी आरएनए हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे।
There are at least 3 RNA polymerases in the nucleus in addition to RNA polymerase found in the organelles. ये हम डिस्कस करेंगे जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे. There is a clear cut division of liver. The RNA polymerase 1 transcribes rRNAs. ठीक है, 28S, 18S, 5.8S, whereas the RNA polymerase 3 is responsible for the transcription of tRNA, 5S rRNA and snRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. सिर्फ नाम का जिक्र है यहाँ पर. ठीक है, तो उसके बाद ये जब आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वाले जो आरएनए जो लेफ्ट ओवर है, mRNA, tRNA, है ना. तो अपने नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था सिर्फ rRNA को लेकर. होप सो आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं ताकि हमें आइडिया लगे. चलते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक टेक केयर एंड बाय बाय.